जय श्री राम ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जो है आपका राजा, किसान और नगर। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे समय अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए, और ये वही टाइम पीरियड था जब सिंधु नदी और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। और हमें पता है कि जो ऋग्वेद या जो हमारे 4 वेद हैं, इन्हें महर्षि वेदव्यास जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद उत्तर भारत यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एक्सेट्रा। दक्कन पठार यानी कि भौगोलिक रूप से गंगा के मैदानों के दक्षिण में जो है, और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पेस्टोरल सेटलमेंट के भी एविडेंस मिलते हैं। ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से विख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। अब अगर हम महापाषाण की बात करें, तो महापाषाण कालीनी संस्कृति का तात्पर्य उस काल से है जब शवों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। और दक्षिण भारत में इस प्रकार दफनाने की जो परंपरा है, वो लौह युग के साथ आरंभ हुई। ठीक है। उसके बाद कई स्थानों पर पाया गया कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। और इसका मीनिंग ये था कि जो जिनकी डेथ हो गई है, उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए उनके शवों के साथ हम ये सारी चीज़ें दफनाते थे या दफनाया जाता था। 6th सेंचुरी में नए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। और इनमें सबसे ज़्यादा आरंभिक राज्य, साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे, और इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीकों से चलता है। इसी के साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ, और जो हमारे हिस्टोरियन हैं, इस प्रकार के विकास का एस्टिमेट करने के लिए इंस्क्रिप्शन, स्क्रिप्चर, कॉइन्स और जो ये विजुअल मटेरियल थे, ऐसे सोर्स का अध्ययन करते हैं। अगर हम अपने फर्स्ट पॉइंट को देखें, जो है आपका प्रिंसिप और प्रियदर्शी, तो जो भारतीय अभिलेख विज्ञान की एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, जिनका नाम जेम्स प्रिंसेप था, उन्होंने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला या ब्राह्मणी या खरोष्टी लिपि का अध्ययन किया। थोड़ा सा अगर हम ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि की बात करें, तो जो ब्राह्मणी लिपि है, ज़्यादातर प्राकृतिक के जो इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मणी लिपि में मिले हैं, और इसे हम बाएं से दाएं लिखते थे। जबकि जो आपकी खरोष्टी लिपि है, ये पश्चिम उत्तर के स्क्रिप्ट खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, और ये आपको दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब मिस्टर जो जेम्स थे, इन्होंने एक बात गौर किया कि जो अधिकांश इंस्क्रिप्शन या जो कॉइन्स हैं, इन पे एक वर्ड उनको ज़्यादा देखने को मिला, प्रियदर्शी, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड। ठीक है। विच वॉज ऑफन यूज फॉर अशोका। और बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जहाँ पे अशोका के जगह पे अशोक ना लिख करके वहाँ प्रियदर्शी वर्ड का यूज किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट, प्रारंभिक राज्य या 16 महाजनपद। आरंभिक भारतीय इतिहासों में जो हमारा अर्लियर इंडियन हिस्ट्री था, इसमें अराउंड 600 BC या कहे कि 6वीं शताब्दी को एक महत्वपूर्ण ट्रांजिशनल पीरियड माना जाता है, और इस काल को प्रायः आरंभिक राज्य, नगर, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। हमें पता है कि जो लोहे का विकास है, वो आपको 600 BC में हुआ। ठीक है। उसके बाद ये वही टाइम पीरियड था जब बौद्ध और जैन इनके दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। ये कुछ ऐसे क्लियर और फ्रिक्वेंट नाम हैं जो दोनों टेस्ट में इक्वल दिए गए हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो इतने महाजनपद हैं, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं, अधिकांश महाजनपदों
पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों के कई लोग समूह का शासन करते थे। अब गण और संघ क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम देख लें तो गण वर्ड का मीनिंग एक समूह है। जब इसमें संघ शब्द को जोड़ते हैं तो इसका अर्थ सभा बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो गण और संघ है, ये नाम से प्रसिद्ध जितने राज्य होते थे, यहाँ पे कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो राजा कहलाता था। ठीक है, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध वो इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। एक चीज बता दूं कि जो ये वज्जी संघ है, ये विश्व का पहला गणतांत्रिक राज्य था। ठीक है, यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन लगभग 1000 साल तक ये बने रहे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि किस अभाव की वजह से अभिलेखों में या मतलब जो इनका अध्ययन है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया, तो हम कह सकते हैं कि उतने सोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किलों से घेरा जाता था, यानी कि फोर्ट से। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी जिसे कि फोर्ट से घेरा जाता था। और ये जो फोर्टिफाइड कैपिटल होते थे, इनके रख रखाव और आरंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए एक या फिर कहे कि काफ़ी हैवी इकोनॉमिक सोर्स की ज़रूरत पड़ती थी। लगभग 6th सेंचुरी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। ठीक है, और ये जो आपको धर्मशास्त्र है, इसमें शासकों के लिए मानदंड जो है वो निर्धारित किए गए हैं, और इसमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का भी निर्धारण किया गया। यह अपेक्षा की जाती है कि शासक जो है वो क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों के कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर रूप में लिया जाता था? नहीं, वनवासियों से इसलिए नहीं लिया जाता था क्योंकि एक तो वो जंगल में रहते थे, उनका राजा से कोई कांटेक्ट नहीं होता था, और जो ये चरवाहे होते थे ये माइग्रेट होते थे। तो इन दोनों से ये दो ऐसे स्पीसीज हैं जिनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, हमें इतना ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना माना जाता था। पहले के राजा लोग ये करते थे कि अगर वो जैसे अश्वमेध जो यज्ञ होता था, उसमें होता था कि अगर कोई राजा उस घोड़े को अपने राज्य से पास करने दिया, यानी कि वो आपके शासन को एक्सेप्ट करता है, तो ये धन कमाने का एक वैध तरीका था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्टैंडिंग आर्मीज और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए, यानी कि ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः फार्मिंग क्लासेस से अपॉइंट किया जाता था। ठीक है,